प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है मगर पाकिस्तान में आवाम के लिए पेट्रोल अब भी महंगा है। दुनिया में पेट्रोल महंगा हो तो पाकिस्तान में हुकूमत खरीदने से पहले महंगा कर दे और जब सस्ता हो तो कीमत बरकरार रहे। ऐसा क्यों है? वो रिलीफ क्यों नहीं दिया गया जिसका आवाम से वादा किया गया कि आलमी कीमतों में कमी के असर का एक एक रुपया आवाम तक पहुंचाया जाएगा? इस वक्त सूरत हाल यह है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जंग से पहले की सतह पर वापस आ चुकी हैं, बल्कि इससे भी नीचे। मगर इस नुमाया कमी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी और आबनाए हरमज बंद होने के खदशात के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ था, तो हुकूमत ने 15 दिन के बजाय हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला कर लिया क्योंकि कीमत बढ़ने का खदशा था। इसलिए यह बोझ फौरी तौर पर आवाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन रिलीफ बहुत आराम से दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते पहली बार हालात बेहतर होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 74 और 67 रुपये फी लीटर कमी की गई। इसके बाद पेट्रोल 373 रुपये से कम होकर तकरीबन 299 रुपये और डीजल 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर तक आ गया। इसी मौके पर वजीर आजम ने यह भी दोहराया कि जैसे ही आलमी मंडी में कीमतें मजीद कम होंगी, कौम की एक एक पाई वापस की जाएगी। वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, अब सूरत हाल यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद तेजी से कमी आ रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक अमरीकी खाम तेल $68.65 फी बैरल, ब्रेंट क्रूड $71.52 फी बैरल, जबकि अबू ज़हबी बेंचमार्क मरबान क्रूड $67.50 फी बैरल तक गिर चुका है। यानी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें दोबारा तकरीबन इसी सतह पर वापस आ चुकी हैं या इससे नीचे आ गई हैं जहां वो ईरान अमेरिका जंग से पहले थी। लेकिन सितम देखिए कि अब आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने आलमी कीमतों में कमी का फायदा सार्फिन तक मुंतकिल करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद ये 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि पेट्रोल पर भी 39 पैसे फी लीटर इजाफा करके लेवी 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी गई। अमेरिका ईरान कशीदगी के आगाज से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर था, लेकिन जंग की वजह से यह अप्रैल में 458 रुपये फी लीटर की तारीखी बुलंद तरीन सतह तक भी जा पहुंचा। लेकिन शदीद अवामी रद्द अमल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 24 घंटों के अंदर पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी करते हुए कीमत 378 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी और कहा था कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया है। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 299 रुपये फी लीटर तक आ गई है, लेकिन यह कमी आलमी मंडी में कमी के लिहाज से अब भी ज्यादा है और हुकूमत ने कीमतें जूं की तू रखने का फैसला किया है, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 11 माह में ही पेट्रोलियम लेवी का हदफ हासिल हो चुका है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने आलमी ऑयल मार्केट की कीमतें शेयर करते हुए बताया कि इस वक्त रिफाइंड तेल की कीमत तकरीबन $91 फी बैरल है। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत अब तक डीजल की कीमत में मजबूरी तौर पर 200 रुपये और पेट्रोल में 155 रुपये फी लीटर की तारीखी कमी कर चुकी है, जबकि वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक इस मरतबा कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज के दबाव पर कम नहीं की गई, जिनके मुताबिक पेट्रोल सस्ता होने से उन्हें 104 अरब का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल उन कंपनियों के मुनाफे का भी है कि महंगे पेट्रोल से इन कंपनीज ने कितना मुनाफा कमाया, और अवामी सवाल तो बस एक ही है कि अगर आलमी मंडी में तेल सस्ता हो चुका है तो इसका फायदा उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। वजीर आजम कब अपना वादा वफा करेंगे? अब इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब और माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब, सबसे पहले तो ये कि जो आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान में पेट्रोल की इस वक्त कीमत कितनी होनी चाहिए थी और हुकूमत ने ये कमी क्यों नहीं की? देखिए, जंग से पहले आलमी मंडी में तकरीबन $70-72 का एक बैरल जो है वो तेल बिक रहा है, और फिर जंग के दौरान वो पहुंच गया कोई $120। अगर उसकी कंपेरेबल फिगर्स आपने पाकिस्तान में देखनी है तो पाकिस्तान में जंग से पहले 257 मुझे याद आता है, 297 रुपए फी लीटर जो है
वो तेल बिक रहा था और फिर ये तकरीबन 400 रुपए पे पहुंच गया। अब आलमी मंडी में कीमतें जो हैं वो वापस वही आ गई हैं जो जंग से पहले थी। लेकिन पाकिस्तान में जो तेल पेट्रोल की कीमत है वो नीचे तो ज़रूर आई है, लेकिन वो वापस जंग से पहले जो पाकिस्तान में कीमत थी वहाँ पे नहीं पहुँची। लगभग 45 रुपए का फ़र्क जो है वो बनता है। 45 रुपए मज़ीद कीमतें पेट्रोल की जो हैं वो नीचे आनी चाहिए थी। उस फार्मूले के तहत, जिस फार्मूले के तहत हमें हुकूमत बताती है कि जब कीमतें आलमी मंडी में बढ़ती हैं तो हुकूमत बढ़ाती है, जब गिरती हैं तो फिर गिराती है, लेकिन उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरी तरह अमल दरामद नहीं। मुज़फ़्फ़र साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अवाम को उनका एक एक पैसा वापस किया जाएगा जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था। अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तकरीबन 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, तो क्या ये नुकसान अब अवाम से पूरा किया जाएगा? और फिर जो तवक्को की जा रही थी कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं तो इस बार कम की जाएगी, तो क्या वो कम नहीं की गई? उसकी वजह क्या बताइए? बहुत शुक्रिया जी। वजह तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं फ़ारूक सलीम साहब जैसे जो दानिश्वर हैं, मईशत के ऊपर एक अथॉरिटी रखते हैं और हम उन्हें खुद सुनते भी हैं, वो ये बात बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ कि उन्होंने वो बात, आपने जो सवाल किया एग्ज़ैक्ट, अगर वो उसका जवाब दे देते तो मेरा काम भी आसान हो जाता, क्योंकि सबसे अहम चीज़ इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है। बेशक आप हम पे तनकीद भी करें, पहली बात तो ये हुकूमत ने कहीं नहीं कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को 107 अरब का नुकसान हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने लिख कर हुकूमत को ये चीज़ भेजी है, और हुकूमत ने अगर उनकी बात माननी होती तो कीमतें 70-70, 75-75 रुपए पिछले हफ्ते कम ना होती। फ़ारूक सलीम साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जब 68 या 70 रुपए डॉलर फ़ी बैरल कीमत थी, तो पेट्रोल तकरीबन 256-57 पर था और डीज़ल 20 के आस-पास था, 60 या 70 पर था। गुज़ारिश ये है कि पिछले 1 हफ्ते में कीमतें जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट $100 फ़ी बैरल से, एवरेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है बरतानवी जो क्रूड ऑयल है उसका और यूएई का, गल्फ़ का मिलाकर इन्हें एवरेज बात कर रहा हूँ। तो 1 हफ्ते के अंदर ही कीमतें नीचे हुई हैं, और फ़ारूक सलीम साहब बेहतर समझते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, या तो हम खुद अपने मुल्क में पिछली जितनी हुकूमतें रहीं वो स्टॉक क्रिएट कर चुकी होती। रियासती लेवल पर आपके मुल्क में एक दिन का भी जो है वो स्टॉक मौजूद नहीं है। यही जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लाइसेंस मियां नवाज शरीफ साहब ने ये काम शुरू कराया था, उन्होंने इसको डीरेगुलेट किया, तो उनके पास 25 से 28 दिन के रिजर्व मौजूद होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम, जब कीमतें बढ़ी थी, हम ओगरा को कहते, जब इनकी एलसीज खुलती, ये पेमेंट्स बाहर जाती और नया स्टॉक कराची पोर्ट पर उतरता तो हम कीमतें कम करते। वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब कीमतें ऊपर गई थी तब हमने कीमतें बढ़ाई थी, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बेनिफिट उठाया था और ये नैरेटिव बना था कि जो स्टॉक मुल्क के अंदर मौजूद है उसके ऊपर आप कैसे इन्हें फायदा दे सकते हैं। उसकी तौजीह ये पेश की गई थी, हम सब लोगों ने दी, कि बात ये है कि एक तो कीमतें जो हमने बढ़ाई वो उस रेशो से नहीं बढ़ाई जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमने एकदम कीमतें इसलिए बढ़ा दी कि कुछ बोझ जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बर्दाश्त करेंगी और कुछ बोझ जो है एक आम आदमी को हमने वो मुंतकिल किया। हाल दो के कहा जा रहा था कि कीमतें इस वक्त 600 पे होनी चाहिए, जिस तरह आपकी पेट्रोल की कीमतें 450 पर थी, और वो फॉर्मूला वही हमने एवेल्युएट किया कि जो उन्होंने स्टॉक पाकिस्तान में पड़ा हुआ था उस पर जो बेनिफिट लिया, बाहर से आने वाला जो स्टॉक था उस पर कुछ नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया। अब सूरत हाल क्या है कि आज मैं इन्हीं शहबाज राना हमारी हुकूमत के बड़े क्रिटिक हैं और चेयरमैन एफबीआर और उनका आपस में जो है बैड टेस्ट भी क्रिएट हुआ, और मैंने हुकूमत के बिहाफ पे राना साहब से माफी मांगी, लेकिन अभी मैं उनका ट्वीट एक पढ़ रहा था तो उन्होंने भी इस बात की तौसीक की कि ऑलरेडी जो कीमतें पिछले हफ्ते कम की थी गवर्नमेंट ने, उसमें भी 6-6, 8-8 रुपए हुकूमत ने ज्यादा कीमतें कम कर दी थी, और इस हफ्ते जो है वो कीमतें ना कम करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है और जिस तरीके से स्टॉक आपके पास मुल्क में आ रहा है, तो एक तो मैं फरूक सलीम साहब से हम लोग सीखते रहते हैं, एक तो जो कीमतें 256 पे जब रुकी हुई थी और आपका जो क्रूड ऑयल था वो 68 या 70 डॉलर फी बैरल था, तो वो पिछले 2-3 महीने से रुका हुआ था, तो अभी ये एक हफ्ते के अंदर इस जगह पर आया है। तो आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि हुकूमत साबका जगह पर कीमतें भी लेकर जाएगी, लेकिन हुकूमत ने ये बात भी मेंटेन करनी होती है कि अगर आपके पास स्टेट लेवल के ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो रिजर्व्स हैं वो स्टेट लेवल पर नहीं है, तो आपने दोनों को मिलाकर चलना है, ना उन्हें ऐसा फायदा देना कि वो आम आदमी की जेब पर बोझ बने, ना उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचा देना कि वो नुकसान बर्दाश्त ही ना कर सके और वो कहें जी हम नया ऑर्डर प्लेस ही नहीं करते।
तो हमने दोनों चीजों को साथ लेकर चलना होता है। जो $68 फी बैरल पर कीमत आई है, ये भी हमने उनकी बुकिंग करवाई है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। जो $70 फी बैरल थी तब भी उन्होंने जो है इसकी बुकिंग कराई। जब $85 फी बैरल थी तब भी उन्होंने बुकिंग कराई हुई है। जहर आने में 4, 5, 8, 10 दिन का एक वक्फा होता है, तो उसके मुताबिक एक फार्मूला बना रहे हैं। अवाम की एक्सपेक्टेशन जरूर थी। इसमें सिर्फ मैं अपनी हुकूमत की एक गफलत जरूर कहूंगा, वो गफलत ये है कि अगर हम बर वक्त ये जो नैरेटिव मैंने आपके सामने रखा है, या ये बात फैक्चुअल बात है, ये 6-7 दिन पहले रख देते तो लोगों को एक्सपेक्टेशन ना होती जुम्मे की। लेकिन जब वो हमने बात भी नहीं की तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो कम नहीं हुई, तो हमें उस ठीक है, यानी इस तमाम बात से भी ये पता लगता है कि आने वाले दिनों में ये कीमतें कम हो जाएंगी। वो जो बात आपने फारूक सलीम साहब से गिला करते हुए की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फारूक सलीम साहब शॉर्ट नहीं, फारूक साहब को मैं एक्चुअली पसंद बहुत करता हूं। ये यानी क्रिटिक बात भी कर देते हैं, लेकिन ही इज एन अथॉरिटी। हम ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह राना साहब ने हमारी हुकूमत क्रिटिक एक बात फैक्चुअल कर दी, फारूक साहब से मैं वो बात सुनना चाहता हूं जो हकीकत पसंदाना हो, ताकि हम भी उसको बेंचमार्क बना के, कम से कम स्क्रीन पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, कैबिनेट में जाके पीएम को जरूर कहूंगा कि फारूक सलीम जैसे क्रेडिबल लोग भी अगर ये बात कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। फारूक साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये कीमतें क्यों कम नहीं हुई, जिसका अभी हुज़ैफा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि इस चीज़ का जवाब नहीं मिला। दूसरा ये है कि ये भी बताइएगा कि फॉर्मूला क्या होता है, हुकूमत किस तरह तयन करती है कीमतों का कि कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, और अगर अभी कीमतें कम होनी चाहिए थी और नहीं हुई तो इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, इसमें जो बुनियादी वजह नज़र आती है वो पेट्रोलियम लेवी का हवाला है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो तो कम नहीं किया जा सकता, वो 103 पे कहीं आया है और वो जंग से पहले कहीं 60 रुपए के करीब था। 40-45 रुपए फी लीटर का बोझ जो मजीद नीचे आना चाहिए था वो सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सालाना की बुनियाद के ऊपर हम तकरीबन 10 से 11 बिलियन लीटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो इजाफी बोझ है जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में शायद जमा हो जाएगा, आलमी मंडियों में कीमत नीचे आ गई है, वो 400 से 450 अरब रुपए का बनता है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ जाता है या इसका इस्तेमाल क्या होता है, या हुकूमत ने वो कभी क्यों नहीं की जो आलमी मंडियों में कीमत आई है, कीमत कम हुई है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आप लोग भी कुछ मार्जिन दे दें। देखिए, ये कोई 400-450 अरब रुपए का फर्क पड़ता है, लेकिन ये भी सोचिए कि हुकूमत ने कोई 500 अरब रुपए का सालाना नुकसान करना होता है बिजली के शोबे के अंदर। फिर MNA जो 1,88,000 रुपए की सैलरी पे थे, वो सैलरी भी बढ़ा दी गई है, वो कहीं 5,19,000 रुपए महाना पे पहुंच गई है। इसी तरह कोयटा इलेक्ट्रिक चल रही है, वो कोई 112 रुपए का नुकसान कर रही है। पेशावर इलेक्ट्रिक को भी हुकूमत को फाइनेंस करना पड़ता है, वहाँ पे तकरीबन 92 अरब का नुकसान हो रहा है। नेशनल असेंबली भी चलानी है। ये जमहूरियत चलाना कोई आसान काम नहीं है। जमहूरियत नेशनल असेंबली चलाने के लिए कोई 9 अरब रुपया दरकार है, उसके साथ सेनेट भी चलानी है, सेनेट के लिए कोई 3 अरब दरकार है। तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पेट्रोलियम लेवी से पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसके अखराजात ऑलरेडी बंधे हुए हैं, वो हुकूमती नुकसानात भी हैं, हुकूमती खर्चियाँ भी हैं। हुज़ैफा साहब, उन्होंने मार्जिन थोड़ा सा दिया है, लेकिन उसको दीगर अखराजात की मद में उसको मेंशन ज़रूर किया है जो है फारूक सलीम साहब ने। अब लेवी टैक्स क्योंकि बढ़ा है, जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में तो कम हो जाएगी, क्या लेवी को भी कम किया जाएगा? क्योंकि गुज़िश्ता 9 माह में तकरीबन 12 खरब जो है वो इकट्ठा किया गया लेवी की मद में, तो फिर उसको क्या दीगर जिन जिन महकमों में नुकसान हो रहा था वहाँ पर कमी पूरी की गई या वो कहाँ पर खर्च किया गया? जी बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश ये करता हूँ ज़ौक साहब, पहली बात तो ये है कि अगर आप आदाद-ओ-शुमार अगर इन द यानी ड्यूरिंग मेरे क्वेश्चन और इन द रिकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे, इन द मीनवाइल वो आपको बता देगा जी जी कि एक तो लेवी पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लेवी कम की थी, बढ़ाई भी थी। पहले जब 137 रुपए कीमत गई तो 100 रुपए से ऊपर लेवी गई थी, लेकिन जब कीमतें 500 रुपए से नीचे डीजल आया और तकरीबन 415 से पेट्रोल आया, तो जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का फर्क प्लस लेवी भी कम की गई, और मेरे ख्याल से पेट्रोल की लेवी कोई 69 या 68 रुपए है और इसी तरीके से डीजल की से थोड़ा सा ज्यादा है। तो गुजारिश ये है कि लेवी में ऑलरेडी कमी की गई है, और वो लेवी उस वक्त टेम्परेरी बढ़ाई गई थी क्योंकि आपके पास एक शॉर्टफॉल आ रहा था टैक्स का और आपने IMF का टारगेट अचीव करना था। अदरवाइज ये नहीं है कि लेवी जो है जो बढ़ी थी वो दोबारा कम नहीं हुई। और मैं ये भी समझता हूँ
कि अगर हमें फर्दर भी लेवी मजीद कम करना पड़ी, इससे भी नीचे लाना पड़ा, वो भी लेकर आएंगे, क्योंकि हमें एहसास है कि पेट्रोलियम मसनूआत से ही आपके मुल्क के अंदर दीगर शोबे जो है वो जुड़े हुए हैं। यानी महंगाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द पेट्रोलियम लेवी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अशय खुर्दनोश हो, आपकी ट्रांसपोर्ट हो, आपके तामीराती मटेरियल हो, सीमेंट हो, सरिया हो, सब आपका डीजल और पेट्रोल से जुड़ा हुआ होता है। तो हमें इस बात का एहसास है और यू विल सी कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, हमारा वैसे टारगेट था, यानी कैबिनेट में जो हम लोग डिस्कस करते थे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हाइप ना आती और आपके मैक्रो इंडिकेटर्स हमने ठीक कर दिए थे और ये फरवरी के बाद की सूरत हाल हम फेस ना करते, तो पेट्रोल और डीजल को हमने 200 से नीचे लेकर जाना था। लेकिन अब भी हम आवाम को यकीन दिलाते हैं कि अगर हमें 3 साल मजीद मिल गए तो पेट्रोलियम मसनूआत यानी डीजल एंड पेट्रोल दोनों की कीमतें 200 से नीचे भी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। और उसके अलावा हमारा इस दफा टारगेट है, चेयरमैन एफबीआर को पीएम साहब ने सख्ती से ताकीद की है कि आपने शॉर्टफॉल आखिरी 2-3 महीनों में नहीं बताना हुकूमत को आकर, कि फिर हम यानी आगे कुआं और पीछे खाई हो और फिर आईएमएफ का प्रेशर भी होता है और इजीएस्ट वे फिर लेवी रह जाती है, जिससे आप अपना टैक्स का जो आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं, जो भी आपका जो है बैकलॉग आ रहा होता है। लेकिन इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश है कि लेवी भी नीचे आए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फर्दर नीचे आएंगे, इसका फायदा भी आवाम को पास ऑन और गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई, लेकिन लेवी को बढ़ा दिया गया। नहीं, लेवी को ऐसी लंबी नहीं बढ़ाई, लेवी भी चंद यानी पैसे बढ़ाई गई है, तो यानी चंद पैसे बढ़ाकर एक रुपया या उससे भी कम पैसे पेट्रोल पर और इतनी ही डीजल के ऊपर। डीजल पर 6 रुपए 57 पैसे बढ़ाई गई है हुज़ैफा साहब। और पेट्रोल पे कितनी बढ़ाई है वो भी बता देना जी। पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई है और अगर आप पर लीटर 39 देखें 39 पैसे पर लीटर पर जब आते हैं और जितनी खपत है, कहीं ना कहीं उसकी एक अमाउंट इतनी बन जाती है कि जो आवाम पर बोझ बनता है। नहीं, उसकी वजह मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। बेसिकली ये तजवीज भी थी कि 39 पैसे आवाम को पास ऑन कर दें, उस पर फिर एक अलहदा मजाक बनता, और अगर 39 पैसे लेवी की मद में लगाकर सरकार वसूल ना करती तो आप लोग कहते बेनिफिट ओएमसीज दे रहे हैं। अगले हफ्ते जो हम ज़ाहिर है फर्क डालेंगे, अगले 2-4 दिनों में जो कीमतें कम होंगी उसमें लेवी का फर्क भी खत्म हो जाएगा और ज़ाहिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है वो फर्क भी आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये थोड़ा थोड़ा फर्क जो है वो सरकार ने बेनिफिट ले लिया तो कल सरकार जब आवाम को बेनिफिट देगी तो वो बोझ जरा सरकार पर आ रहा होगा, कवर हो जाएगा। वो हमने ओएमसीज पे नहीं रहने दिया, तो इसको आप इस अंदाज में देखें। और चूंकि लोगों की तवक्को थी कि कीमतें कोई 30 रुपए लिख रहा था, कोई 40 रुपए लिख रहा था, कोई 10, 15, 20 रुपए, अगर हम उसे पैसों में बढ़ाते और कहते कि वो हमने पैसों में इसलिए बढ़ाई है कि फॉर्मूले के तहत ये पैसों में बन रही थी, तो लामहला लोगों की तवक्कुआत भी जरा टूटती, तनकीद भी ज्यादा होती। यानी हुकूमत ने 6 रुपए 57 पैसे का बेनिफिट इस बार कीमत कम ना करके लिया और 39 पैसे का पेट्रोल में लिया। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने बेनिफिट लिया। आपने खुद ये कह दे कि हुकूमत, मैं मुकम्मल कर लेता ना, देखें अच्छा। ये आपकी सोच है कि आप गिलास आधा खाली देख रहे हैं, मेरी सोच है मैं गिलास आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हुकूमत ने लास्ट वीक जो लेवी का बोझ जो है वो अपने ऊपर ले लिया था और आवाम को रिलीफ पास ऑन किया था, इस हफ्ते वो कंपनसेट किया है, ये बात की जा सकती है। लेवी का जो टारगेट है आईएमएफ का वो तो पूरा कर लिया, उससे तो सरप्लस में चलेगा ना, फिर बोझ तो ना हुआ हुकूमत पर। नहीं, ऑलरेडी जो है जाहिर है आपने एक स्पेसिफिक टारगेट तो रखा हुआ है कि लेट से अगर पेट्रोल पे लेवी 69 रुपए है, ये 100 रुपए से नीचे दोबारा लेकर आए हैं, तो हमने कहीं ना कहीं से मेंटेन तो करनी है ना। मेरे पास एग्जैक्ट फार्मूला मौजूद नहीं है, वरना मैं आपके सामने रख देता। वरना कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि मैं अगर सरप्लस में जा रही हूँ तो पैसे आवाम पर ही खर्च होने ना, किसी और हट में खर्च हो जाएंगे। कोई हुकूमत ये चाहेगी कि मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करूं और पॉलिटिकल कैपिटल जो है मेरा ऑन स्टेक रहे और उसकी कॉस्ट में पे करूं, ये कोई हुकूमत नहीं चाहती। जाहिर है जो अदाद-ओ-शुमार आपके सामने पड़े हुए होते हैं और जो अवेलेबल हालात में जो बेस्ट फैसला होते हैं वो आप ले रहे होते हैं। ठीक है फारूक सलीम साहब, अब इस वक्त हुकूमत जो ये टैक्स इकट्ठा कर रही है ये किन किन शोबों पर खर्च कर रही है? देखिए, मेरा नज़रिया ये रहा है कि पाकिस्तानियों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत, चाहे वो शराफिया का मेंबर हो या ना हो, टैक्स वसूल हो रहा है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो शराफिया हैं शायद उनके ऊपर जितना बोझ डलना चाहिए था उतना बोझ नहीं डाला जा रहा। लेकिन पाकिस्तानी चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, वो टैक्स के जाल में फंसा हुआ है। कोई ऐसा पाकिस्तानी आप ढूंढ लें जिसके पास शायद सिम ना हो, वो शायद टैक्स ना देता हो,
जिसके घर में बिजली का बिल ना लगा हो, बिजली का मीटर ना लगा हो, वो शायद टैक्स ना देता हो। जिसने जिंदगी भर कभी पेट्रोल या डीजल ना खरीदा हो तो वो टैक्स ना देता हो। ऐसा पाकिस्तानी आपको मिलेगा नहीं। मेरा नज़रिया ये है कि टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हमारा असल प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात, हुकूमती नुकसानात, हुकूमती शाख खर्चियों के हवाले से है। टैक्स जिस लिहाज से, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, हुकूमती नुकसानात बढ़ रहे हैं, टैक्स की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज़ कर दी जाए वो उसको बीट नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत ने खुद से आज से कोई 23-24 साल पहले जो FBR के टैक्स का हद रखा था वो 1000 अरब था, 1 ट्रिलियन रुपीज, और इस बजट में वो 15,000 अरब है। पिछले साल हमें बताया जा रहा है कि FBR ने तकरीबन 13,000 अरब टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठा कर लिया है, हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिया है। तो 1000 अरब से हम 13,000 अरब पे पहुंचे हैं। तो अदाद शुमार की बुनियाद पे तो ये बात है कि टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं। प्रॉब्लम टैक्सेस के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात के साथ है, प्रॉब्लम हुकूमती शाख खर्चियों के साथ। यानी आवाम एक्सपेक्ट कर रही हैं कि तेल की कीमतें कम हुई हैं तो फिर उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ों की कीमतें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से ज़्यादा हुई थी वो भी फौरी जो है वो कम हो जाए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मईशत, और ज़फ़र रहमान साहब, मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुहर्रम अल हराम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस तरीन महीना है। वो महीना जिसमें सबसे अहम यौम आशूर और उससे अहम दिन का इख्तिताम इस बार पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मजहबी मौका नहीं बल्कि कौमी शऊर, इज्तिमाई जिम्मेदारी और इत्तेहाद का रोशन बाब साबित हुआ। वो दिन जिनके बारे में हर साल खदशात, अफवाहें और सिक्योरिटी के सवालात उठते थे, इस मरतबा अमन, बर्दाश्त और नज़्म ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आया। मुल्क भर में अज़ादारी, मजालिस और जुलूस अपने रिवायती रास्तों और मकामात पर एहतराम और अकीदत के साथ मुनक्किद हुए। लेकिन सबसे खुशाइन बात यह रही कि फ़िरका वराना कशीदगी, नफरत आंगेज माहौल और किसी बड़े अमन व अमान के मसले ने सर नहीं उठाया। यह कामयाबी किसी एक इदारे या एक तबके की नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका काविश का नतीजा है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन, खुतबा और मुंतज़मीन ने तहम्मुल, बुर्दबारी और बाहमी एहतराम का अमली मुजाहरा किया। दूसरी जानिब अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मरबूत हिकमत अमली के जरिए अमन के क़याम को यकीनी बनाया। यही वो इज्तिमाई सोच है जो इख्तिलाफ राय के बावजूद दूसरों के एहतराम का बायस बनी। यह हकीकत भी है कि जब मजहबी क़यादत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और आवाम कानून का एहतराम करें तो इंतशार की हर साजिश नाकाम हो जाती है। पाकिस्तान की असल ताकत सिर्फ उसकी सरहदें नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का इत्तेहाद, बर्दाश्त और एक दूसरे के अकायद का एहतराम है, क्योंकि कौमें नफरत से नहीं मोहब्बत और एतमाद से बनती हैं। अगर हम इसी इत्तेहाद, रवादारी और जिम्मेदारी को हर मजहबी, समाजी और कौमी मौके पर बरकरार रखें तो पाकिस्तान न सिर्फ एक पुरअमन बल्कि एक मजबूत, बावकार और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा होगा। यही वो रास्ता है जो कौमी इस्तेहकाम, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है, और हमें इन्हीं रिवायात को आगे मुस्तकबिल में भी बरकरार रखना है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईरान और अमेरिका एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जंगबंदी और मुआहदे की बातें अपनी जगह, लेकिन मैदान में मिसाइल चल रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और दोनों तरफ से बयानात की गोलाबारी भी जारी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़े अल्फाज में खबरदार किया है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा, जबकि ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो ना मुज़ाकरात का एहतराम करते हैं और ना ही जंगबंदी का। सवाल यह कि क्या सिफारतकारी दम तोड़ रही है और खित्ता दोबारा मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहा है। इस नई कशीदगी का आगाज उस वक्त हुआ जब आबनाए हरमज़ में ओमान के साहिल के करीब एक तिजारती जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ। अमरीका ने इसका जिम्मेदार ईरान को करार दिया, जो कि ईरान ने दावा किया कि जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने 4 खुदकुश ड्रोन तिजारती जहाज़ों की तरफ भेजे, जिनमें एक महंगे मालबरदार जहाज से टकराया, जबकि बाकी 3 अमरीकी अफवाज ने मार गिराए। ट्रंप ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये हमारे जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफवर्जी है।
उसके चंद घंटों बाद अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन ज़खायर और साहिली रेडार तंसीबात पर फजाई हमले कर दिए। जवाब में पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हमलों को पसपा करने और खित्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान किया। इसी दौरान ओमान ने इंदिया दिया कि आबराए हरमज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से बहरी निगरानी और महफूज रदादारी की खिदमात के एवज फीस वसूल की जा सकती है। उधर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहरीन में कायम अमेरिकी बहरी अड्डे को तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने बाज़ फौजी अड्डे मुंतकिल करने और कुछ तंसीबात इसराइल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये सिर्फ अस्करी नुकसान नहीं बल्कि अमेरिकी हिकमत अमली में भी बड़ी तब्दीली का इशारा है। दूसरी तरफ लबनान और इसराइल ने अमेरिकी सालसी में एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत हिजबुल्लाह को हथियार डालने और इसराइली अफवाज को लबनान से इनखला करना होगा। मगर मुआहिदे के सिर्फ एक दिन बाद इसराइली ड्रोन ने जनूबी लबनान के इलाका नब्तिया पर हमला कर दिया, जबकि इसराइल से इस मुआहिदे के खिलाफ बैरूत में मुजाहरे शुरू हो गए हैं और हिजबुल्लाह ने दो टोक ऐलान किया है कि वो इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर दस्तखत के बावजूद हमले जारी रहें, अगर एतमाद पैदा ना हो और अगर फरीकैन अपनी अपनी शराइत पर अड़े रहें तो फिर यह मुआहिदा कब तक जिंदा रह सकता है? क्या इसराइल और लबनान के दरमियान यह नया फ्रेमवर्क अमन की जमानत बनेगा या एक बार फिर जंग की आग भड़केगी? और यही सवाल ईरान अमेरिका मुआहिदे को लेकर भी उठ रहे हैं कि इसका क्या बनेगा। इसी तमाम तो सूरत पर बात करेंगे। साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, अब एक सेटलमेंट पर बात हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें भी महदूद पैमाने पर हुई हैं। अब क्या ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, ये इस पूरी सेटलमेंट और इस पूरे प्रोसेस को मुतासर कर सकती है? जी ज़रूर अफेक्ट हो सकता है, पर मेरी नज़र में दोनों फरीकें चाहते हैं कि जो मुआहदा किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पर उसमें मेरे ख्याल में कुछ नुक्ते हैं जिस पर अब तक कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। और सब में अहम इसमें यही है कि जो ये हॉर्मुज़ की नेविगेशन है उस पे जो फ़ैसला किया था उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। उसमें मुआहदे में तो ये कहा कि जो हॉर्मुज़ में 60 दिन तक फ्री नेविगेशन होगी, यानी कि टोल वगैरह नहीं लिया जाएगा, पर उसके बावजूद जो ये हमला हुआ है वो टैंकर के ऊपर, उसका क्या मकसद था और क्यों उस पर हमला किया ईरान ने, उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। अब उस मुआहदे में जो 60 दिन के लिए तो कोई कंडीशन नहीं नज़र आ रही है कि कोई कंडीशन लगाई गई थी, पर इस एक वक्त ईरान ने ये कहा था कि जो भी जहाज़ जाएगा टोल हम नहीं लेंगे, पर हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, यानी कि ईरानियन मिलिट्री फोर्सेस से कोऑर्डिनेट किया जाए कि कौन सा जहाज़ कब जा रहा है क्या। शायद इस जहाज़ ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेशन की यानी मंजूरी थी और दूसरे जो फरीकें हैं वो तैयार हैं ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए या नहीं, तो इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। पर इससे बाद में भी जो हॉर्मुज़ का मसला है उसमें 60 दिन के बाद में क्या वो वहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसके ऊपर भी बहुत अहम मुज़ाकरात की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान कहता है 60 दिन के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी। जो मैंने ईरानियन अथॉरिटी है वो ओमान के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वहाँ कुछ सर्विस फीस लेंगे वगैरह वगैरह। पर अब यही है कि उनको खलीज के ममालिक जो दूसरे लिटरल स्टेट्स हैं गल्फ़ के, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो उनसे भी यानी मशवरा करना होगा, उनकी मंजूरी लेनी होगी जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन 60 दिन के बाद हो। पर पहला मसला तो यही है कि ये 60 दिन में क्या शर्तें हैं और क्या शर्तें नहीं कहीं इम्प्लीमेंट हुई जिसकी वजह से हमला किया इस टैंकर के ऊपर। इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत पहले
क्लैरिटी की ज़रूरत है। मुनीर अकरम साहब, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला मजीद उलझ गया है, ख़ास तौर पर टॉल के मामले के हवाले से यूएस की अभी तक कुछ सेटलमेंट ईरान के साथ नहीं हो सकी, ओमान का भी इस पे ज़रा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इस पर अगर कोई टॉल वसूल करना चाहता है तो वो एक और पैराए में करना चाहता है, लेकिन ईरान मुकम्मल तौर पर चाहता है कि इस पर अब मुस्तकबिल में उसका कंट्रोल हो और यहाँ से टैक्स वसूल करे। आपको लगता है कि ये एक मामला है जो अब मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन को अनस्टेबल सूरत हाल में रखेगा? ये देखें, ईरान को समझ आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो कंट्रोल कर सकता है अपनी अक्सरी ताकत की वजह से, मिसाइल ड्रोन वगैरह की वजह से वो कंट्रोल कर सकता है, और ये सब में उसका बड़ा यानी कि लेवरेज है। ना सिर्फ अमेरिका के साथ पर जो दूसरे ममालिक हैं, पूरी दुनिया के साथ, खलीज के ममालिक हैं, सब के साथ तेल की तिजारत बंद कर सकता है। अब वो उन्होंने फैसला किया कि जी आगे जाकर भी अगर ये माहदा हो भी जाता है तो हम इसके ऊपर कुछ न कुछ यानी कि चार्ज लेंगे, सर्विस फ़ी की बात की। पहले उन्होंने कहा था कि जी टोल लेंगे, फिर लोगों ने कहा कि जी टोल जो है वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर उन्होंने कहा कि हम कोई सर्विस फ़ी लेंगे, ओमान के साथ कोऑर्डिनेट करके हम ही लेंगे। वो भी मेरे ख्याल में उसमें भी काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई किस्म की सर्विसेज हैं जिसको यानी फ़ीस दी जा सकती है। टग बोट्स हैं वगैरह, कुछ डायरेक्शन होती है वो देना, वो सर्विस ठीक होती है। पर अगर सर्विस फ़ी इज़ ओनली ए कवर फॉर ए टोल तो फिर वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होती है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल मुज़ाकरात होंगी, और अगर ईरान का इरादा यह है कि यहाँ से हमें कुछ आमदनी मिले और कोई इनकम मिले, तो उसका फुलफिलमेंट कोई दूसरी तरीके से हो सकता है जिसमें इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं हो। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट इंटरनेशनल स्ट्रेट है जिसमें नेविगेशन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स हैं। अगर यहाँ पाबंदी लग जाती है तो आप देखें दूसरे स्ट्रेट्स भी हैं, मलाका स्ट्रेट है वगैरह वगैरह, उनके ऊपर वो वहाँ भी लोग जो इर्द गिर्द जो मुल्क हैं लिटरल स्टेट्स वो लगा देंगे जी हम भी यहाँ भी फीस है, हमारा कंट्रोल होगा, फीस होगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उस पर बहुत बड़ा असर आ सकता है, इस किस्म की कंट्रोल ऑफ चोक पॉइंट्स जिसे कहते हैं। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया का जो ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ईरान ने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढना होगा, और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद अगर फिज़िकली कंट्रोल करना हॉर्मुज़ को, वो मेरे ख्याल में नहीं माना जाएगा। पर अगर उनका मकसद है कि कुछ आमदनी उन्हें मिले, वो उस पर मुज़ाकरात हो सकती हैं, और दूसरे जो ममालिक हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान को कॉम्पनसेट किया जाए। पर ये मसला आगे जाकर इस पर बहुत मुश्किल मुज़ाकरात मुझे नज़र आती है। अब एक और अहम मामला इस तमाम जंगबंदी से रिलेटेड वो हिजबुल्लाह का है। अब इसराइल, लबनान और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो तय किया गया। अगर हिजबुल्लाह इस पर नहीं मानता तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या हैसियत रह जाएगी या क्या मुस्तकबिल होगा? और फिर ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नया तय किया जा रहा है, इसके हवाले से आपको क्या लगता है कि ये जो एक कशीदगी और एक सूरत हाल है लबनान और इसराइल के दरमियान, क्या इससे कमी आ सकती है? जी देखें, इसमें अब ये जो माहदा हुआ है इसको अभी तक सही तरह से गौर से देखना है कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं, और जो प्रोविजंस हैं हिजबुल्लाह की तरफ, जो प्रोविज़न इज़राइल की तरफ, ये क्या प्रोविजंस हैं और किस सीक्वेंस में वो इम्प्लीमेंट होती हैं। अब हिजबुल्लाह का यही कहना है कि जी हम अपनी यानी विड्रॉल करेंगे, जो कुछ करेंगे वो करेंगे जब इजरायली जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं साउथ लेबनान वो निकल जाएं। इस मुआहदे में मेरे ख्याल में वो सीक्वेंस इस तरह का नहीं है।
और पहला जो स्टेप है वो हिजबुल्लाह पे लगाया गया है। तो मेरे ख्याल में हिजबुल्लाह को और ईरान को ये मंजूर नहीं होगा। ये जो स्विट्ज़रलैंड में जो मुज़ाकरात हुए थे वहाँ एक डीकॉन्फ्लिक्शन मेकनिज़म शायद बनाया गया है लेबनान के बारे में, जिसमें अमेरिका ईरान भी शामिल है और उसमें मीडिएटर्स भी हैं। मेरी नज़र में अब वो डीकन्फ्लिक्शन मेकनिज़म में मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी, जहाँ ईरान और हिजबुल्लाह का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर वो उस पर कुछ तवज्जो देनी पड़ेगी और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ निकालना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो फिर लेबनान में जंग वापस शुरू हो सकती है। पहले सिविल वॉर हो सकती है और इज़राइल और हिजबुल्लाह की फिर जंग जारी हो सकती है। तो उसमें अगर वो जारी होती है और ईरान नहीं मानता तो फिर ये पूरा जो MOU है मुआहदा ये टूट सकता है इस वजह से। और इस सारे अरसे के अंदर 28 फरवरी से ख़ास तौर पर लेकर अब तक हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई मौसर रोल अदा नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है, और क्या अब इस सिचुएशन पर आकर भी जब एक मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस कशीदगी को कम करने के लिए इतने ममालिक इंगेज हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा कोई रोल अदा कर पाएगा इसमें? ये देखें, सलामती काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करना है। वहाँ रूस ने एक करारदाद पेश की थी जिसमें कहा था कि जी हम दोनों यानी कि जो अमेरिकन और इजरायली हमला है ईरान के ऊपर उसको कंडेम करते हैं, और जो ईरान के वापसी हमले थे खलीज के मुआलक में उसकी भी तनकीद करते हैं। उस रेजोल्यूशन को वोट ना मिले, वो जो 9 वोट ज़रूर होते हैं वो उनको 9 वोट नहीं मिले, उनको 4 वोट मिले हैं। उस पर पाकिस्तान शामिल था उस 4 वोटों में, पर उनको सिर्फ 4 वोट मिले हैं सलामती काउंसिल में। फिर जो करारदाद अमेरिका ने और बहरीन ने पेश की कि जी जिसमें तनकीद सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ थी कि जी आपने हमले किए खलीज के ऊपर, और ईरान से कहा गया कि ये हॉर्मुज़ को आप खोल दें, अनकंडीशनली खोल दें जंग के दौरान। तो उसको रूस और चीन ने वीटो कर दिया। तो सलामती काउंसिल में जब तक के कंसेंसस एग्रीमेंट नहीं होगा ये परमानेंट मेंबर्स में, तो वहाँ एक्शन तो नहीं हो सकती है। इसीलिए सलामती काउंसिल से बाहर ये मुज़ाकरात हुई हैं, पर इसमें हमने देखना होगा आखिर जाकर सलामती काउंसिल का अप्रूवल लेना होगा जो फाइनल एग्रीमेंट होगा, और वो फाइनल एग्रीमेंट फिर ऐसे होगा जो पूरे 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें चीन और रूस भी हैं उनको भी मंजूर होना होगा। तो आगे काफ़ी इस पे मुज़ाकरात जो चलेंगी इस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। मसले बहुत पेचीदा हैं, इनको आगे बढ़ाना होगा। मेरी नज़र में 60 दिन में ये पूरा नहीं होगा, पर वो एक्सटेंड हो सकता है, पर इस पे बहुत केयरफुली नेगोशिएट इसको करना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन काम आए ना, झूठे प्रोपेगेंडे से कामयाबी मिली। मोदी की सारी पॉलिसियां नाकाम हो गई, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिरता है। इसकी अमली तस्वीर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बना है, जिसने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने का ख्वाब देखा, मगर नतीजा उलट निकल आया। पहले 22 अप्रैल 2025 में खुद पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और फिर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती, मालूमाती और सियासी महाज पर एक भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। झूठी खबरों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए 32 ममालिक में 59 भारतीय सियासतदान भेजे गए, ताकि आलमी राय आमा को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सके। मगर सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला हुआ। हर महाज पर नई दिल्ली को नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत सिफारती किरदार के साथ आलमी उफक पर उभरा। आज सूरत हाल यह है कि स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अपनी भारतीय एहलिया के साथ साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर कहते हैं कि उनकी जिंदगी की 2 अहम
तरीन शख्सियात में से एक भारतीय और दूसरी पाकिस्तानी हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारती अहमियत का एतराफ़ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग का मैदान हो या फिर सिफारती महाज, फील्ड मार्शल आसिम मुरीद ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। आज फील्ड मार्शल ना सिर्फ आलमी रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की सिफारती क़यादत का भी नुमायां चेहरा बन चुके हैं। भारत ने इंफॉर्मेशन वॉर में भी झूठ का सहारा लिया। इंडियन गोदी मीडिया ने कराची बंदरगाह तबाह होने, लाहौर पर कब्जा और इस्लामाबाद फतह होने के झूठे दावे करके अपना मुंह काला ही नहीं किया बल्कि भारत का असल चेहरा भी दुनिया को दिखा दिया। दूसरी जाने मार्का हक में 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों भारतीय तैयारों की तबाह होने से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुनिया ने इस्लामाबाद को एक जिम्मेदार ताकत और मौसर रियासत के तौर पर जाना। सिफारती मैदान में भी पाकिस्तान की कामयाबियां नुमायां रही। पाकिस्तान की कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है जो मोदी का मुंह काला और दिल जला रही हैं। इनमें अमेरिका के साथ 2025 में $8.7 अरब की तिजारत, रूस के साथ $1 अरब से ज़ायद तिजारती हजम, IMF के $7 अरब के प्रोग्राम के तहत मई 2026 तक मजीद $1.32 अरब की किस्त, दिसंबर 2025 में $3.6 अरब के करीब तरसलाते ज़र, FATF की ग्रे लिस्ट से मुस्तकिल निजात, सऊदी अरब, तुर्की, चीन और खलीजी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात, ये सब इस हकीकत का सबूत हैं कि पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे से अलग करना मुमकिन नहीं रहा। उधर 2 जून 2026 के यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान मुश्तरका एलामिया में 26 मई 2026 के चीन पाकिस्तान मुश्तरका बयान में कश्मीर का जिक्र भी भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी में पाकिस्तान की मौजूदगी ने भी भारत के तमाम बयानिए को कमज़ोर किया है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली पूरी तरह नाकाम हो गई है? क्या दुनिया अब जनूबी एशिया को सिर्फ नई दिल्ली की नज़र से देखने के लिए तैयार नहीं? और क्या फील्ड मार्शल आसिम मुरीद की आलमी सिफारतकारी पाकिस्तान के लिए एक नए स्ट्रेटेजिक दौर का आगाज़ बन रही है? तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। चिश्ती साहब, जो 1 साल पहले जंग हुई, पाकिस्तान ने उसमें भारत को शिकस्त दी और ये सबसे बड़ा फैक्टर था। हम मानते हैं कि पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया के अंदर बदला, लेकिन ये वो वाहिद इमेज या फैक्टर नहीं होगा जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को बदला, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि भारत हमें सफारती तन्हाई की तरफ धकेलता था और दुनिया भारत की बात मानती थी। लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर ये चीज़ें कैसे तब्दील हो गई? वो क्या बुनियादी वजूहात थी? सारे फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से अब भारत की बात की जगह पाकिस्तान की बात को और हक़ाइक़ को तरजीह दी जाती है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। देखिए, पिछले 13 महीने में आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है जो इमेज ग्लोबल था। पहले दुनिया यही समझती थी कि आप इकोनॉमी से, बेहतर मिलिट्री से अपना बेहतर इमेज खरीद सकते हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि हमने मिलिट्री से भी खरीदा, ये मिलिट्री से अर्न किया। इकोनॉमी से हमारी अभी भी चैलेंजिंग है, वो अलग बात है। लेकिन पिछले साल जब मई में हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया था तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, मेरा मानना यही है कि यही समझा था कि वो एक न्यू नॉर्मल सेट कर देंगे, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता वो उनके बकौल दहशतगर्द है, किसको वो टारगेट करना चाहते हैं। वो एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाहते थे। हमने उसका इतना बिफ्टिंग जवाब दिया और इतना मौसर और टाइमली जवाब दिया, और उसकी वो तारीख का हिस्सा है। हमने ये जवाब दिया कि हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने के लिए कोई भी चीज न्यू नॉर्मल हम नहीं बनने देंगे, हमने नहीं बनने दिया। फिर अगले 11-12 महीने जब ये जंग चली और हमने ईरान की देखी, अमेरिका के साथ, तब हमारी रेलेवेंस उभर कर आई। लास्ट ईयर जब हमारी रेलेवेंस आई थी वो हुई थी खित्ते तक महदूद थी। दुनिया ने रियलाइज किया कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स, रीजनल स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं, इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता हमें एंगेज किए बगैर। लेकिन अब दुनिया ने देखा कि दुनिया में हम इतना चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी अपनी भी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, हम IMF के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि इन स्ट्रगलिंग मोमेंट्स के अंदर भी हमने एक पीस को मेंटेन करने में या रिस्टोर करने में अपना हिस्सा जरूर डाला। तो ये रेलेवेंस दुनिया में हमने अर्न की है। और जब मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी हो रहे थे, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ये हमने अर्न की है, मुज़ाकरात फेल हो या नाकाम हो, हम चाहते थे कामयाब हो, लेकिन हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। आपने देखा थ्रू आउट मुज़ाकरात होते रहे पिछले 3 महीनों में, ना ईरान ने हम पर डाउट किया, ना अमेरिका ने किसी नजर से देखा कि शायद हम उस तरफ बायस्ड है। तो ये एक लीवरेज है जो हमें मिली है, जो ना पैसों से मिलती है ना मिलिट्री माइट से मिलती है। अच्छा चिश्ती साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या हमारी जो ताल्लुकात हैं ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की हद तक हैं, या अगर एक शख्सियत से आगे बढ़कर है, अगर एक शख्सियत चली भी जाती है तो फिर हमारे ये ताल्लुकात उसी तरह सुपर पावर के साथ और दीगर ममालिक के साथ कायम रहेंगे?
ये अच्छा सवाल है, होना तो चाहिए। हम विशफुल भी होंगे, दुआ भी करेंगे, और हम डिप्लोमेसी में जाहिर है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद भी आने वाला सदर इसी तरह हमें वैल्यू करे। लेकिन वो तो हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है। मेरा नहीं ख्याल प्रेसिडेंट में हमारी माजी में कोई ऐसी हुकूमतें रही हो जो ना चाहते हो कि हमारी रेलेवेंस हो। हर हुकूमत अपनी एफर्ट करती है, और रेलेवेंस क्योंकि हमारी न्यू फाउंड है, एफर्ट से नजर आई है, हमारी सिंसेरिटी और पर्पस है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए। ऑल्दो ये दुनिया में होता है कि लीडर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा फैसले दुनिया करती है, और खासतौर पर आप एग्री करेंगे कि प्रेसिडेंट अमेरिका का बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबली। अगर वो आपके हक में है, आपको सपोर्ट करता है, आपको दोस्त समझता है, तो दुनिया भी आपके साथ एक और तरह नजर से देखती है। और वही सदर अगर खुदा ना खास्ता जैसे पिछले सदूर ने हम पर डाउट किए, डू मोर वाली बातें और बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क किए जाते थे, तो फिर दुनिया भी आप पर सस्पिशन करना शुरू कर देती है। तो हमारी एफर्ट तो सिंसेरिटी हमेशा से रही है, हम एक कंट्रीब्यूटिंग मुल्क रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक न्यू फाउंड लीवरेज हमें मिली है, दुनिया ने रियलाइज किया है, वी होप एंड प्रे कंटिन्यू रहे। और जैशी साहब, कश्मीर का जिक्र मुख्तलिफ जगह पर, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से, फिर चीन की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत, इस हवाले से आप देखते हैं कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और भारत के लिए कितना बड़ा धचका है? देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप का हम सारे मीडिया में पढ़ते थे और आप भी रिपोर्ट करते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 60 दफा कह दिया कि मैंने जंग रुकवाई, 70 दफा कह दिया जंग रुकवाई, वो जितनी दफा मर्जी कह रहे हैं। और मैं दुआ करता था कि कभी ये भी कहें कि इसकी कॉज क्या थी इन दोनों मुल्कों में। उन्होंने इफेक्ट को तो कंट्रोल कर लिया कि हम जंग लड़े, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जंग क्यों लड़ते आए हैं पिछले 78 सालों से। कश्मीर हैज बीन द मेन कॉज। तो आई थिंक कॉज को भी इफेक्ट करें, इफेक्ट्स को जरूर करें। कभी एक ये भी कहा करें कि हाँ, जो कॉज है वो कश्मीर है, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। मैं उस पर भी दुआ गो हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी कॉज की तरफ फोकस करें। और हाँ, दुनिया ने रियलाइज किया, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप एक वाहिद इस वक्त जाहिर है सुपर पावर है, अभी भी है, तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, खासतौर पर इंडिया को ये राजी करना कि वो ना सिर्फ बातचीत करे, बल्कि आने वाले वक्तों में लॉन्ग टर्म मुज़ाकरात में वो जो डिस्प्यूटेड 78 सालों ने जिसने ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन लोगों को इस एरिया के हॉस्टेज बनाया हुआ है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजिक या पॉलिसी मेकर्स हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका या दीगर जगह, जैसे दीगर ममालिक लॉबिंग करते हैं या अपने रास्ते उधर रखते हैं, पाकिस्तान ने इस सिफारती जो अब तक कामयाबी हासिल की है उसमें वहाँ तक भी एक बेहतर रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक कंटिन्यूड एफर्ट है। ये एक लीवरेज कभी भी आपका परमानेंट नहीं होता किसी मुल्क के साथ। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आपको याद दहानी भी करनी पड़ती है, एफर्ट भी करनी पड़ती है, और जाहिर है डिप्लोमेट्स एक्टिवली यही करते हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने लिए करता है। तो जो न्यू फाउंड लीवरेज है उसको वैल्यू में कन्वर्ट जाहिर है हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे लीडर्स ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप लुक द अदर साइड नहीं कर सकते कि हम बहुत रेलिवेंट हो गए हैं और अब हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक कंटिन्यूड एफर्ट चाहिए थ्रू आउट, एंगेजमेंट की भी, रेलेवेंस की भी, और दुनिया को ये याद कराने की कि हम एक अमन में, एक पीस में, एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभरे हैं। और ये नहीं कि हम हर जंग ऑब्वियसली लगेगी तो हम पीस के लिए भागेंगे, लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि दुनिया ने अब रियलाइज किया, अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूड एफर्ट होती है, वन टाइम आप इसको क्लोज नहीं कर सकते इस चैप्टर को। और चिश्ती साहब, सिर्फ हमारा भारत के साथ एक तो फॉल्स फ्लैग वाला, तो वो हमारे साथ हर बार कोई ना कोई इशू करके शरारत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये याद होगा कि जब अप्रैल में पिछले साल फिर पानी का मसला भी आया, वो सिंताज मुआहदा उनकी जानिब से जो होल्ड किया गया, फिर हमारे दीगर बहुत से मसाइल हैं भारत के साथ। आप समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें किसी और की हिमायत के साथ इन मामलात को टेकअप करके कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है? देखिए, आइडियल है कि मज़ाकरात हल हों। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि 1.8 बिलियन ऑलमोस्ट इस खित्ते में, मैं सार्क ममालिक की बता देता हूं, जो अब सार्क है तो नहीं, लेकिन जो साउथ एशियन हमारे ममालिक होते थे 7-8 उसमें थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये तमाम के तमाम दुनिया का तकरीबन 22% बनते हैं, और हम आपस में ट्रेड करते हैं 5% दुनिया के ट्रेड की। वजह क्या है? 22% होने के बाद अब क्यों 22% ही नहीं कर सकते? अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप अपनी नंबर से कहीं ज्यादा ट्रेड आपस में करते हैं। जाहिर है आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, कन्वीनियंस होता है, टाइम होता है, डिलीवरेंस टाइम, तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन किसकी वजह से नहीं कर रहे? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की वजह से नहीं कर रहे। ऑब्वियसली इंडिया को लीड लेनी पड़ेगी, वो बड़ा मुल्क है, हम मानते हैं कि वो बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो उसको एंगेज करना पड़ेगा अपने नेबरहुड को। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी खत्म करनी पड़ेगी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा, कि खत्म करना पड़ेगा, और कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा इन तमाम मुल्कों को।
और जिस साहब सिर्फ ये जो जंग हुई इसमें पूरी दुनिया के सामने भारत का एक चेहरा बेनकाब नहीं हुआ, बल्कि अपनी आवाम के सामने भी लोगों ने उसे स्टैंड अप कॉमेडी कहा जो वो रिपोर्ट कर रहा था, उनका मीडिया भी। आपको लगता है कि अब वो नैरेटिव अपनी आवाम को भी बेचना मुश्किल हो गया जो पाकिस्तान मुखालिफ वो बेचते थे? जी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को रियलिज्म आया है, उनकी अपोजिशन ने बड़ा हाईलाइट किया है। जंग में जो नुकसान हुए अभी तक इंडिया ने क्लियरली नहीं बताया, जो हमारे नुकसान वो क्लेम करते हैं वो आज तक नहीं बताए, उसके सबूत नहीं दिए। तो आई थिंक इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म है कि उनकी मिलिट्री को पहली दफा एक पॉलिटिकल एजेंडा टो करने के लिए इस्तेमाल किया गया या मिसलीड किया गया उनको। तो आई थिंक लोगों में तो बहुत रियलिज्म है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि हम किस तरह वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं पाकिस्तान को। जो एफर्ट्स हैं, खासतौर पर सिंतास मुआहदा जो सस्पेंड किया हुआ है, फ्लाइट सस्पेंडेड है ओवर इंडिया को बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है बल्कि पिछले कई महीनों के अंदर। तो आई थिंक ये तो इंडिया ने रियलाइज कराना है कि वो रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक जो मुल्क है उसको बड़ा मुल्क होने के नाते उसने एक्सपैंड करना है कि नहीं करना है। बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।